नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है उपहार केस के बारे में है। हाल ही में इस केस को क्लोज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसी के साथ में कुछ और ऐसे इंसिडेंट भी हमें देखने को मिले हैं, तो इसी बारे में चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में जो हमारी आज का दूसरा आर्टिकल है, ये सीबीआई के लिए जो जनरल कंसेंट रहता है जो कि राज्यों के द्वारा दिया जाता है, उस बारे में बात करता है। कुछ एक राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जिन्होंने जनरल कंसेंट जो सीबीआई को मिला हुआ रहता था उसको विड्रॉ कर लिया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों किया गया है, क्या सारे आयाम हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर देश कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूएस, ऑप्शन सी है EU यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन डी है भारत। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई ये क्या है और क्यों कुछ राज्यों ने जो जनरल कंसेंट होती है सीबीआई के लिए उसको वापस ले लिया है, उसको विड्रॉ किया है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर उपहार केस जो है ये क्लोज किया गया है। तो इसके संबंध में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी कि एक फायर एक्सीडेंट लिटिगेशन था उपहार केस में, और उसी तरीके के कुछ इंसिडेंट हमें फायर इंसिडेंट्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। जो आजकल हमें फायर इंसिडेंट देखने को मिले उनमें हाल ही में पिछले ही दिन का भोपाल के हॉस्पिटल में जो एक आग लग गई थी हमीदिया हॉस्पिटल में, जहाँ पे 4 शिशुओं की मौत हो गई। उससे एक हफ्ते पहले की ही बात है कि अहमदनगर के हॉस्पिटल में 10 कोविड पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे आग लगने के कारण। उसके अलावा 2016 की कोलकाता हॉस्पिटल की फायर भी ऐसा ही एक इंसिडेंट है। तो ऐसे इंसिडेंट काफ़ी हो रहे हैं। उपहार केस में जो जजमेंट दिया गया है उसके संबंध में इन चारों चीज़ों को लेकर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम फायर एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये अपने आप में एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है जो कि मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो है उससे डिसरिगार्ड करता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर भोपाल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें हमीदिया हॉस्पिटल की, तो पता चला कि जब जानकारी जुटाई गई, प्रोब किया गया, तो पता चला कि इनके पास में फायर अथॉरिटीज से जो NOC लेना ज़रूरी था वो इनके पास में था ही नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरत ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उपहार केस में डील किया और यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है जो कि ऐसे इंसिडेंट्स में और ऐसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केसेस में यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उपहार केस में 2 प्राइमरी पॉइंट लिए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर फिक्स क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज की क्लेम्स एंड लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। उसके अलावा लैक ऑफ फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्लेसेस, तो जो सार्वजनिक जगह है पब्लिक प्लेसेस है यहाँ पर जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आग से बचने के लिए एक आधारभूत ढांचा होना चाहिए, उसकी भी कमी है। उपहार केस में ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन अवार्ड किया था 18 लाख का, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख इसे घटा के कर दिया। तो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिलता है कि लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है डैमेजेस फिक्स करने के लिए। अब बात ये है कि जो हमारा पहला लॉ कमीशन था, पहले लॉ कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन रखी थी और जिसके अनुसार बिल जो है वो भी लाया गया था, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की एक्टिविटी होती है उसकी जवाबदेही तय करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो 1965-67 में, आज से काफ़ी वर्ष पूर्व, ये प्रपोजल रखा गया था, लेकिन बिल लैप्स हो जाता है और उसके बाद में ऐसा कोई नया लॉ आ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो फायर इंसिडेंट की और उसके जैसे जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केसेस है उसके लिए हमारे पास में जो टॉर्ट का लॉ है इसको कोडिफाइड करना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा इस प्रकार की जो गतिविधियाँ है यहाँ पे पनिशमेंट भी हो सके। उसके अलावा जो विक्टिम्स को हानि हुई है उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर अवार्ड, एक कॉम्पनसेशन भी मिल सके। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। तो सीबीआई
कि जनरल कंसेंट जो होती थी वो वेस्ट बंगाल ने हाल ही में विड्रॉ करी। उसके अलावा भी और कुछ राज्य है जिन्होंने ये कंसेंट विड्रॉ करी है, जिसमें खास तौर से अगर हम देखें तो अपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा रूल किए गए राज्य है वो आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। ये कुछ राज्य है जहाँ पर जो जनरल कंसेंट है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की, प्रोब करने की, उसे वापस ले लिया गया है। तो अगर हम जाने, थोड़ी हिस्ट्री में जाए, तो सीबीआई जो है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सीबीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कानून के द्वारा बनाई की गई बॉडी है। तो सीबीआई को इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब भी वो दूसरे राज्यों में या स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे कंसेंट जो है, यहाँ पे मंजूरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अनलाइक जैसे अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित बिल है, एक यूनियन लॉ है, और ये यहाँ पर ऐसे कोई जनरल कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत सीबीआई बनाई गई है, इसीलिए जब दूसरे राज्यों में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है तो उन्हें कंसेंट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब होता यह था कि ऐसा माना जाता था सामान्यतः सारे राज्य ने एक जनरल कंसेंट दे के रखी थी कि सीबीआई को हर केस टू केस आकर पूछने की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण यहाँ पे जो खासकर अपोजिशन के स्टेट्स है उन्होंने सीबीआई की जो जनरल कंसेंट है वो निकाल दी। तो कंसेंट कैन बी इधर केस टू केस बेसिस और जनरल कंसेंट। तो पहले जो जनरल कंसेंट दी हुई थी वो निकाल के अब केस टू केस बेसिस की स्टेट गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर लागू कर दी है। उसके अलावा अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें हम यहाँ पर सीबीआई का, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि सीबीआई को अगर कोई नया केस रजिस्टर करना है, फ्रेश केस रजिस्टर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कंसेंट की आवश्यकता होती है। उसके अलावा द केसेस रजिस्टर्ड बिफोर रिवोकिंग कंसेंट आर स्टिल अंडर कंप्लीट लिबर्टी ऑफ सीबीआई। तो यहाँ पर जो केसेस यहाँ पर बताया गया है कि हाउएवर द केस रजिस्टर बिफोर रिवोकिंग, जो रिवोक करने के पहले यहाँ पर जो जनरल कंसेंट रिवोक करने के पहले के जो केसेस थे वहाँ पे सीबीआई जिस तरीके से काम कर रहा था वो वैसे ही जारी रहेगा। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि पोस्ट फैक्टो लॉज का एक उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कानून आने के पहले जो यथास्थिति थी, और अगर वो इंसिडेंट वो कानून आने के पहले हुआ है तो उसमें यथास्थिति बना रहेगी। जो पुराना कानून होगा उसी हिसाब से स्थिति चलेगी। तो वही कंसेंट रिवोक करने के पहले जो सीबीआई ने केस रजिस्टर करे थे उनमें उन्हें जांच करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की और अगले कदम उठाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसके अलावा जनरल कंसेंट भले ही रिवोक कर दी गई है, लेकिन अगर कोई पर्सन रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी, सीबीआई वहाँ पे एक्शन ले सकती है। इसके अलावा हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में सीबीआई को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अरेस्ट करना है तो इसके लिए जनरल कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। जनरल कंसेंट की आवश्यकता तभी होगी तब किसी पर्सन को या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को सीबीआई अरेस्ट करना चाहती हो। तो अपने आप में ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जो जजमेंट था ये एक प्रोटेक्शन के रूप में सीबीआई के लिए सामने आया। अब कहीं पर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है उसे अरेस्ट करना है तो यहाँ पर इस जजमेंट के बेसिस पे, इस हाईकोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, निर्णय के बेसिस पे सुप्रीम को यहाँ पर सीबीआई ये कर सकेंगी अनलेस एंड अनटिल इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओवर रूल किया जाता है। उस स्थिति में ही सीबीआई की ये पावर जा पाएंगी। उसके अलावा एलिगेशन लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा सीबीआई के ऊपर। तो यहाँ पर बताया गया था कि खासकर जैसे अपोजिशन की जो गवर्नमेंट्स है जिन स्टेट्स में, उन लोगों ने यहाँ पर जनरल कंसेंट को रिवोक करा है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आपको याद होगा तो 1-2 वर्ष पूर्व जिस तरीके से एक पूरा घटना स्थिति बनी थी वेस्ट बंगाल में, सीबीआई के ऑफिसर्स को यहाँ पर कस्टडी में रखा गया था वेस्ट बंगाल की पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो सीबीआई वो इनकी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है पॉलिटिकल वेंडेटा फुलफिल करने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रही थी सीबीआई। ऐसा कहा गया। अब इसी को देखते हुए तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने कंसेंट रिवोक कर दी। आंध्र प्रदेश ने करी थी जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, और उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल ने भी ये कदम उठाया था। तो हाल ही में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जो कि अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट
कि कुछ जो पावर है उसको कुछ पावर है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 17A में। सेक्शन 17A के अंतर्गत जो अमेंडमेंट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसमें बताया गया है कि सीबीआई को कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इल्तला करनी पड़ेगी, यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब भी वो कोई केस रजिस्टर करती है। तो ये अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो प्रीवियस मैंडेट था उसे स्ट्रक डाउन करा था। उसके बाद में 2018 में ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये बड़ा बदलाव लाया गया। मतलब कोई भी अगर केस रजिस्टर करना है तो यहाँ पर सीबीआई को सीधे रूप से सरकार की परमिशन, सरकार की आज्ञा लेना आवश्यक होगा। इसके चलते हुए हमें ये देखने मिला कि करप्शन के जो केसेस रजिस्टर्ड होते थे 2017 से 19 के बीच में, उसमें 40% तक की यहाँ पे गिरावट आई है। उसके अलावा सीबीआई कैन नाउ इन्वेस्टिगेट ओनली दोज whom the central government wants investigated। तो हमें जैसे ये 2018 का अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 17A में, तो इसके द्वारा पता चलता है कि सिर्फ वही केस में सीबीआई काम कर सकती है जहां पर सरकार खुद चाहे। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए काफ़ी उपमाओं की यहाँ पर बात की जाती है कि ये पिंजरे में बंद तोता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस पृष्ठभूमि पे ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई गई है। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।